नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा और हम दोस्तों भौतिकी विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेल प्रहरी, पटवारी, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं सब के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप किसी और स्टेट का भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का दीजिए, कुछ भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि फिजिक्स हर पेपर में पूछी जाती है। और दोस्तों हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ये सेकंड जो हमारी क्लास है, पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, देख सकते हो। पूरा हम जो पहली क्लास पढ़े थे दोस्तों, बिल्कुल आखिरी तक पढ़े थे। और इसके आगे आज पढ़ेंगे। हमने चाल तक देख लिया था और आज जो है वो हम देखेंगे दोस्तों कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले थे। दोस्तों जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विस्थापन। तो विस्थापन और दोस्तों दूरी, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए मैं आपको यह बता देता हूँ। जैसे ये है 4 और ये है, मैं यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, मैं यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, कितना 5 मीटर। और ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चला, ये क्या है दोस्तों? ये है दूरी। कितनी है? 4 और ये 5 दूरी है। क्या है? दूरी। तो ये कितनी हो गई दोस्तों? 9 मीटर। ठीक है। लेकिन ये जो निकलेगी ये क्या होगा? विस्थापन होगा। इसका मतलब ये है, जैसे मैं, मेरा घर यहाँ पर है। ठीक है, मैं यहाँ से, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के गया, घूम घूम के ऐसे ऐसे रास्ता है, मैं अपने घर पहुँच गया। तो यहाँ से ऐसे घूम घूम के जाने की दूरी मान लो मेरी है 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो क्या हुई, ये हो गई दूरी। ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी, ये क्या होता है? विस्थापन होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि शॉर्टेड जो दूर डिस्टेंस है वो होती है विस्थापन। ठीक है, और जो इसके अलावा जो पूरा जो हमारा जो जो अपनी दूरी तय की गई जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? दूरी होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। विस्थापन और दूरी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, आप कार से जाओगे तो घूम घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर जाता है वो सीधा जाता है। तो सीधा जो जाता है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। सीधी दूरी विस्थापन होती है और घूम घूम के जाने वाली दूरी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेग क्या होता है? तो देखिए मैंने पहले ही बताया था, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांकी समय में तय की गई दूरी क्या होता है? वेग होता है। मतलब दोस्तों चाल क्या होती है? हमारी चाल जो होती है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, यही होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दोस्तों वेग का भी यही सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो वेग जो है वो दोस्तों एक अदिश राशि है, और चाल जो है वो क्या है? सदिश राशि है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा टफ है नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब जो देखिए कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाली है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। त्वरण क्या होता है दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं त्वरण। मतलब एक्सीलेटर जो होता है उसको हिंदी में त्वरण बोला जाता है। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड है कितनी? 5 किलोमीटर, लगातार 5 की स्पीड से जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? त्वरण जीरो है, क्योंकि मैं 5 की स्पीड से ही जा रहा हूँ। और फिर यहाँ तक मैं गया 5 की स्पीड से, और यहाँ जाके मैंने फिर एकदम से बढ़ाई स्पीड। तो जो स्पीड एकदम से बढ़ाते हैं वही होता है त्वरण। एकदम से स्पीड बढ़ना त्वरण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ स्पीड क्या? जीरो होगी। और फिर उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ऐसे बढ़ाते चलाऊंगा, तो ये त्वरण जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जब तक बढ़ेगा तब तक तो त्वरण होगा। और जैसे ही मैं यहाँ कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, लगा 10 की ही से जा रहा हूँ मैं, अब बढ़ नहीं रहा हूँ, 10 की से जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्या होगा? त्वरण जीरो हो जाएगा। मतलब एकदम से जो इंक्रीज होता है, जो जो हमारी चाल में वृद्धि होती है, वही क्या होता है? त्वरण होता है। हमारी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है? क्योंकि दोस्तों त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब दोस्तों, यदि मैं 5 की स्पीड से जा रहा हूँ, मैंने बढ़ाया 6 7 8, तो ये क्या? त्वरण पॉजिटिव हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और मैं 5 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और स्पीड में आगे जाके कम कर रहा हूँ, स्लो स्पीड कर, मतलब स्पीड कम कर रहा हूँ। पहले 5 की स्पीड से जा रहा था, फिर 4 की स्पीड से, फिर 3 की स्पीड से, तो ये क्या? यहाँ क्या? त्वरण नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि त्वरण पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब
होता है। आई थिंक दोस्तों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और देखिए त्वरण जो है एक सदिश राशि है, और सदिश और अदिश क्या होती हैं इसके रिगार्डिंग मैंने पहला जो लेक्चर था उसमें बता चुका हूँ कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक समान त्वरण गति। अब आप इससे समझ सकते हो, नाम से समझ सकते हो, एक समान जो त्वरण होता है उसको एक समान त्वरण गति बोलते हैं। एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरणों से की जाती है। ठीक है, तो जो देखिए हम एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको एक न्यूमेरिकल कोई आ जाता है और उसमें आपको किसी वैल्यू निकालनी होती है, तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं एक समान त्वरण गति के, उन्हीं से ही दोस्तों आप वैल्यू निकाल पाओगे। अब इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल हैं वो हम दोस्तों बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का पढ़ना होता है, तो इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल हमको पढ़ने होते हैं। तो हम ज़्यादा एडवांस लेवल का हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि v बराबर यू प्लस सी टी। ठीक है, तो यहाँ u जो है वो प्रारंभिक स्पीड है, मतलब कोई चीज़ ऐसे खड़ी है ना तो उसकी स्पीड क्या जीरो होगी, तो u क्या है, जीरो है। या मैं ऐसा बोलूँ कि कोई कोई जो कोई वस्तु है या कोई कार है वो 30 की स्पीड से चल रही है, तो u क्या होगा, u जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब u क्या है, प्रारंभिक स्पीड है। v क्या है, अंतिम स्पीड है, लास्ट स्पीड है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। a जो है वो क्या है, त्वरण है, और t जो है वो टाइम है। सेम टू सेम s देखिए दोस्तों, s है विस्थापन, यू प्लस यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये क्या है, फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, 2v² बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इन फॉर्मूले को याद करो, क्योंकि यदि कभी न्यूमेरिकल आ जाता है जैसे हम आगे करेंगे तो वो आपको इंपॉर्टेंट ये नोट फॉर्मूले होंगे, क्योंकि इन्हीं से हम कोई वैल्यू निकाल पाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है मेरी कि आप इनको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यू v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 2v² बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले हैं एक समान त्वरण के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। देखिए गति के नियम। अब ये जो गति के नियम दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, या तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या फिर इनसे दोस्तों बनता है क्या, इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो इनसे बनते हैं। तो हम पूरा अच्छे से दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको ये समझना होगा, और आप नहीं समझोगे तो मिस्टेक हमेशा करोगे। तो न्यूटन की गति के दोस्तों 3 नियम हैं, और हम इनको बारी बारी से देखेंगे और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो गति का पहला नियम दोस्तों, ये आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई वस्तु चल रही है। गति का पहला नियम क्या होता है कि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो मैं शॉर्ट में लगा दी कि जैसे कि वैसे ही रहेगी, मैंने शॉर्ट में लगाया। मैंने जो बोला है दोस्तों वो इसका डेफिनेशन होती है। इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई वस्तु पड़ी है तो पड़ी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बार बार ना लगाया। तो ये आप समझ सकते हो, ये जड़त्व के रिगार्डिंग है। जड़त्व मतलब क्या होता है, जैसे कोई वस्तु रखी है तो बिल्कुल रखी है तो रखी ही रहने की कोशिश करेगी कि भाई मैं यहाँ रखा हूँ, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। मतलब हमेशा से कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा से अपनी प्रारंभिक स्थिति का विरोध करती है। मैं चल रहा हूँ तो मैं चलता रहूँगा, मुझे रोकिए मत, और मैं अगर खड़ा हूँ तो मुझे चलने की मत बोलिए। तो वो क्या होता है, जड़त्व ही होता है। मतलब एक जड़त्व आपको नाम को समझ में आ रहा होगा कि अपने आप में एक जड़ जड़ मतलब रूट मतलब बंधा हुआ कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, समझ रहे हैं। तो वो क्या होता है, जड़त्व होता है। एग्जाम्पल देखिए, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करती है। क्यों, क्योंकि जो यात्री हैं वो उनका ये कहना होता है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो। एकदम से अगर आप गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो वो क्या आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है, तो ये जड़त्व का ही नियम है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलती हुई गाड़ी से अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, ये किस लिए झुकते हैं। पहला ऑप्शन आएगा आपको जड़त्व के कारण, दूसरा जैसे आपको गति का पहला नियम, ऐसे कुछ आएंगे 4 ऑप्शन आपको, तो उसमें से आपको सही छांटना होगा। और इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। गति के पहले नियम के देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आ गया, गति का जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा, बल को परिभाषित करता है। गति का पहला नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है, और दूसरा नियम जो है वो बल की मात्रा को परिभाषित करता है। दूसरा नियम पढ़ेंगे हम, ये क्या होगा, ये बल की मात्रा को परिभाषित करेगा, जिसको हम आगे देखेंगे अभी। तो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे कि रबर की गेंद और लोहे की गेंद। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वजनदार कोई चीज़ होगी उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। इसका ये एक सिंपल सा कहना है। जैसे रबर की गेंद है, इसका जड़त्व कम होगा, और लोहे की गेंद का जड़त्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है, इसका वजन कम होता है।
आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये क्या है दोस्तों? ये दूसरा नियम है कई का, गति का द्वितीय नियम है। इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, मतलब P=ma। अब इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या है कि यदि यदि किसी वस्तु का मास ज़्यादा होगा, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है और वेग ज़्यादा है, तो संवेग भी ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सा आप इसको अपनी भाषा में समझिए कि संवेग एक्चुअल में होता क्या है और आवेग क्या होता है। आगे आवेग आवेग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले संवेग देख लीजिए। संवेग मतलब दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कार है, एक बहुत वजनदार कार है और उस 80 की स्पीड से चल रही है। जब किसी चीज़ को टकराएगी तो वो कितना फोर्स एलेबोरेट करेगी, कितना फोर्स निकालेगी, आप ऐसे समझ सकते हो कि कितना मतलब उसके अंदर कितनी पावर होगी। वो डिपेंड कहीं पे करेगा, एक तो उसके मास पे करेगा, ठीक है, और दूसरा उसके दोस्तों कहीं पे वेग पे करेगा, ठीक है, कि वो कितनी रफ्तार से चल रही है और कितना उसका द्रव्यमान है। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो वो क्या होता है? संवेग होता है। यदि आप इतना नहीं दिमाग लगाना चाहते तो सिंपल सा आप ये याद कर लीजिए कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P=mv। बस आपसे इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और दोस्तों संवेग क्या होता है? संवेग एक सदिश राशि होती है। आपके से भी ये दो क्वेश्चन इसको संवेग से बन सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आवेग क्या होता है। तो दोस्तों संवेग जो होता है उसके परिवर्तन की दर को हम आवेग कहते हैं। तो किसी वस्तु के आरोपित बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। मतलब दोस्तों कि जैसे मैं एक दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देखिए किसी वस्तु बल जो है, मान लो मैं किसी वस्तु पे F बल लगा रहा हूँ, ठीक है, और जो समय अंतराल के गुणनफल को, मतलब समय अंतराल यदि बहुत कम समय में मैं फोर्स लगा, वैसे मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और 1 सेकंड में लगाया तो क्या होगा? एकदम से उसमें फोर्स लगेगा। और यही मैं 2 सेकंड में 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 या 3 सेकंड में लगा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आराम आराम से लगेगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जब हम फोर्स जितने कम टाइम में लगाएंगे, फोर्स जितने कम टाइम में लगाएंगे उसका आवेग जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए लगाएंगे उसका आवेग उतना ज़्यादा होगा। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपका आवेग हो गया। तो आवेग भी एक सदिश राशि है और संवेग भी एक सदिश राशि है, ठीक है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है और आवेग को, ठीक है, चलिए दोस्तों आवेग को क्या है? जे से दर्शाया जाता है। ये आवेग का फॉर्मूला है G=F_t। आवेग किसी भी वस्तु पर होने वाली हानि के समानुपाती होता है। वाह क्या बात है! मतलब दोस्तों किसी वस्तु पर कितनी हानि हो रही है किसी वस्तु पर, वो कहीं पर डिपेंड करती है? आवेग पर डिपेंड करती है। ये दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए ये थोड़ा सा इसको आप स्किप करिएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये F=d mb/dt, और ये जो फाइनल फार्मूला निकला है F=ma। क्या? ma। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डिसाइड करता है, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था कि जो दोस्तों जो गति का पहला नियम है ना, वो बल की परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है, बल को परिभाषित करता है। और दूसरा जो नियम है दोस्तों यहाँ से आ जाएगा, ये जो दूसरा नियम है ये बल की मात्रा को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है दोस्तों? बल की मात्रा को दर्शाता है। कौन सा? दूसरा नियम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको टफ लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, आपको मालूम है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या है? संवेग के, जैसे काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? दोस्तों 1/2 mv²। ये क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है। जब मैं दोस्तों जैसे संवेग क्या होता है मेरा? P=mv, ठीक है, और यहाँ से मेरा m का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरा v का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से मैं अगर निकालूंगा तो v क्या हो जाएगा? P/m, ठीक है। तो जब मैं v का मान यहाँ रखूँगा
क्या रखूँगा, यहाँ रखूँगा बी का मान क्या होगा 1/2 एम इंटू थोड़ा सा मैं इसको ड्राइव करके अब बता रहा हूँ, एम इंटू क्या होगा पी अपॉन एम। देखिए स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से 1 m कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। तो यही दोस्तों ये कह रहा है गतिज ऊर्जा जो है, ये क्या है कि गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो संवेग के वर्ग के समानुपाती है, संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ये क्या है, ये गतिज काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, ये गतिज ऊर्जा है। लेकिन दोस्तों ये आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आप इसको सीख लीजिए, बस एक बार समझ देख लीजिएगा, आपको आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की, बस थोड़ा समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गति का दूसरा नियम बल की मात्रा को प्रदान करता है। ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि पहला नियम है, गति का पहला नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम उसकी मात्रा को परिभाषित करता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होगी, टफ क्वेश्चन बनेगा तो यही दो बस बना सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा सब सिंपल है, ठीक है। आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होती है, जो मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए दोस्तों, गति के दूसरे नियम का उदाहरण देखिए आप, कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथ को पीछे की ओर खींचना, ठीक है। क्यों खींचते हैं, ताकि दोस्तों जो देखिए जो संवेग है वो कम हो जाए, ठीक है, समय अंतराल बढ़ जाए, इम्पैक्ट का जो टाइम है वो बढ़ जाए और संवेग कम हो जाए, इसीलिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे खींचता है। सिंपल आपको ये याद रखना है कि खिलाड़ी अपने हाथ कैच लेते हैं पीछे खींचता है, ये गति के किस नियम को परिभाषित करता है, तो ये गति के दूसरे नियम के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खिलाड़ी यदि रेतीले और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने पर ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि दोस्तों इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो ये दो जो एग्जाम्पल हैं इस पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। गति का तीसरा नियम दोस्तों बहुत सिंपल नियम है, वो क्या है, गति का तीसरा नियम दोस्तों प्रत्येक क्रिया की बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, ये गति का दूसरा नियम है। जैसे आप कोई ये जैसे कुआं है, ठीक है, कोई कुएं से बाल्टी को खींच रहा है, ठीक है, तो एकदम से रस्सी टूट जाए तो ये बाल्टी नीचे गिरेगी तो ये आदमी कहाँ पीछे गिरेगा, तो ये गति के तीसरे नियम को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गति के तीसरे नियम को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप कोई एग्जाम्पल हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी याद हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इतना हो गया, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। आई थिंक दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं जितना हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा नोट्स बनाने में, टाइप करने में, लिखने में दिक्कत बहुत आ रही है, लेकिन जितना होता है मैं कर देता हूँ। और ये हमारा 6-7 दिन में हमारा जो फिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, 7-8 दिन लग जाएंगे बहुत से बहुत। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो साइंस का वो भी चालू करेंगे, साथ में मैथ तो हमारा चल ही रहा है दोस्तों, मैथ भी आप पीटी देखते रहिएगा रेगुलर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।